हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हैं पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए भी, क्योंकि आईएएस का भी एग्ज़ाम है आपके आपका। तो क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है ये। और इसमें पॉलिटी के रिवीजन में हम मूल अधिकार को रिवीजन कर रहे थे। मूल अधिकार पे एक लेक्चर अपना हो चुका है, जिसमें मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में जो एक ग्राउंड बनाना होता है या मूल अधिकारों के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, वो मैंने आपको पहला जो लेक्चर हुआ था मूल अधिकार पर, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है। आज जो हम पढ़ेंगे आज हमारी कोशिश है कि मूल अधिकार को ख़त्म कर लें। तो आज हम मूल अधिकार के जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 12 से लेके आपके 35 तक है। और 12 से 35 तक, 35 से 36 से, मेरे ख्याल से 35 से शायद ऊपर मैंने बताया था कि मूल अधिकार जो टोटल हैं वो आपके पास, एक बार रुक जाइए बस कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 12 से लेके 35 मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो 12 से 35 है। और 36 से लेके 51 जो है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम मूल अधिकार में सबसे पहला आपका आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 में ये बताया गया राज्य के बारे में। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या, मतलब आपके पास क्या विशेषता है राज्य की। तो राज्य को परिभाषित करते हुए ये बताया गया है कि आप जैसे भारत राज्य है तो राज्य के अंतर्गत एक सरकार होगी, एक विधायिका होगी जिसे संसद कहते हैं। और सरकार राज्यों की जो विधायिका है, सभी जो स्थानीय प्राधिकरण हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत बोर्ड, ये सारी संस्थाएं जो हैं राज्य के अंतर्गत आती हैं। वो सरकार हो, संसद हो, या फिर राज्यों की विधायिका हो, या फिर स्थानीय प्राधिकरण हैं जैसे नगर पालिकाएँ, नगर निगम, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सारी जो है सरकार के अंतर्गत आती हैं। वैधानिक और गैर वैधानिक कुछ प्राधिकरण हैं जैसे एलआईसी, यानी कि जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या जो सरकार किसी की ओर से थोड़ा बहुत फंडिंग लेती है। वो संस्था जो है राज्य के अंतर्गत आती है। यानी कोई भी ऐसी संस्था जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या जो सरकार से आपके पास फंडेड है, यानी सरकार का उसे जो है फंड मिला हुआ है या सरकार के अनुसार वो चल रही है, तो वो जो संस्था है वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद जो 12 है उसमें ये बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, ठीक है नी। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि जितनी भी सरकार है, चाहे वो केंद्र लेवल पर है या राष्ट्र लेवल पर या राज्य लेवल पर, आपके पास नगर पालिकाएँ, नगर निगम, पंचायतें, जिला बोर्ड, ये सारी संस्थाएं, ठीक है नी। अगर कोई निजी निकाय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई निजी निकाय राज्य के उपकरण के रूप में काम कर रहा है, ठीक है नी, यानी कि राज्य से उसे कोई आपके पास वित्तीय सहायता मिल रही है या राज्य के साथ जो है मिलकर काम कर रहा है, तो वो निजी निकाय भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद जो मूल अधिकार का प्रावधान है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और 12 से लेकर 35 तक में अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में ये बताया गया है कि कोई भी संस्था है, वो चाहे राष्ट्र लेवल पर सरकार हो, संसद हो, कार्यपालिका हो, ठीक है नहीं, सरकार, कार्यपालिका और सरकार बातें की है। और राज्य में आपके पास कोई भी सरकार है, विधायिका है, या फिर जो नगर निगम, नगर पालिका, ये सारी संस्थाएं,
राज्य के अंतर्गत आती हैं। कोई ऐसा निजी निकाय जो राज्य द्वारा फंडिड है या फिर राज्य के साथ मिलकर काम करता है, वो निकाय भी जो है राज्य के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या आता है? अनुच्छेद 13 में ये बताया गया कि अगर कोई भी आपके पास विधियां यानी कोई भी कानून मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर उन्हें उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है। यहाँ लिख लेना ही, अगर क्वेश्चन ये आता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद आपका 13, ठीक है नहीं, 13 है और अनुच्छेद 32 है न्यायिक पुनरीक्षण। या न्यायिक समीक्षा लिख सकते हैं, पुनरीक्षण भी लिख सकते हैं, समीक्षा। तो ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आर्टिकल जो है 13 है और आर्टिकल 32 ये दो आर्टिकल हैं इनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अगर कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत जो है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ठीक है नहीं। और अगर वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास जो है अनुच्छेद 13 में। उसके बाद अनुच्छेद 13 में ये बोला गया कि ऐसी सभी विधियां, तो विधि जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सही से? यस सर। हाँ, तो विधि का मतलब होता है, अनुच्छेद जो 13 में विधि दे रखा है, तो विधि का मतलब होता है कि कोई भी संसद है या फिर राज्य विधानसभा है, उनके द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, कानून हैं, ठीक है नहीं, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए अध्यादेश, यानी कि आपके पास संसद द्वारा बनाए गए कानून या फिर राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून या फिर राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने जो भी अध्यादेश जारी किए हैं, ठीक है नहीं, या कोई अध्यादेश जैसी अस्थायी विधियां हैं या कानून हैं, या फिर आपके पास कोई प्रायोजित विधान के प्रति जो है संवैधानिक साधन जैसे कोई आदेश है या कोई नियम है या उपविधि है या कोई आपके पास अधिसूचना है, अधिसूचना विधि, या कोई गैर विधायी यानी जो विधान में आपके पास नहीं है, कोई भी ऐसी अगर विधियां हैं वो सारी आपके पास किसके अंतर्गत आती है? विधि के। यानी कि कोई भी ऐसी प्रथाएं जहाँ जिसमें आदेश हो या नियम हो या उपविधि हो, यानी कानून की जिसके अंदर शक्ति है, वो सारे आपके पास प्रथाएं या वो सारे क्रियाकलाप जो है वो विधि के अंतर्गत शामिल होंगे। तो कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधियां वर्ड यूज हुआ है, तो कोर्ट ने बताया कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो कोर्ट ने ये बताया कि ये सारी आपके पास चाहे संसद के द्वारा पारित कानून हो या राज्य विधानसभा के द्वारा पारित कानून हो या राष्ट्रपति के द्वारा जारी मतलब अध्यादेश हो या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश हो या कोई ऐसी अस्थायी विधियां हैं जैसे आदेश है, नियम है, ठीक है नहीं, सरकार के आदेश, सरकार के नियम, या कोई सरकार की अधिसूचना है या कोई गैर विधायी स्रोत या कोई ऐसी प्रथा या परंपरा है, ठीक है नहीं, सरकार की, वो सारी विधि के अंतर्गत इंक्लूड होंगी। यानी कि इन सभी का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक विधि क्या होती है? ठीक है नहीं, जो पता नहीं अपने आप ही जो है फंदा सा लगा और खांसी उठने लगी। उसके बाद मूल अधिकारों का उल्लंघन।
मूल अधिकारों के उल्लंघन को कहाँ चुनौती दी जा सकती है, और कौन इसे, मतलब आपके पास कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, कौन उसे जो है असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये जो बात है, ठीक है नहीं, वो अनुच्छेद 13 और उसका जो 2, ये 13(2) का मतलब होता है अनुच्छेद जो 13 है उसका सब क्लोज 2, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, ये न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद जो 13 है ये घोषित करता है कि अगर कोई भी संविधान संशोधन, देखो इसने ये कहा अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है, और अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि इस जो संविधान संशोधन है ये कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जो संविधान में संशोधन होते हैं वो विधि के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए उन्हें चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। लेकिन ये शुरू में कहा गया था, लेकिन जब से केशवानंद भारती जो मामला आया है, केशवानंद भारती को जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन जरूर बनता है इस पे। 1973 में जब केशवानंद भारती मामला आया, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान का जो मूल ढांचा है उसके विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों ना हो, ठीक है नहीं। पहले 13.2 में ये दिया हुआ था न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है ये न्यायपालिका को, और अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि कोई भी संविधान संशोधन वो विधि के अंतर्गत नहीं आता, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो मामला आता है केशवानंद भारती मामला, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी मतलब कानून संविधान मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों का हनन करता है, इसके आधार पर जो है संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, क्योंकि मूल अधिकार ये जो है मूल ढांचे का पार्ट है। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन तो हो सकता है संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन उसी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है जहां तक संविधान का जो मूल ढांचा है वो उससे प्रभावित ना हो। अगर कोई भी विधि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगी तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। क्लियर हुआ 13वां आर्टिकल जो है, और न्यायालय का क्या पक्ष है उसमें वो भी क्लियर हुआ। बताइए। जी सर। सर ये कह रहे थे ना थोड़ा बड़ा कर देते तो बड़ा सही था, एकदम घुसा के आई सब ना देख रहे हैं हम। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ये और जूम कर सर देता लिखा हूँ। लिखा साइड साइड सर खाली है ना, उतना कर दीजिए बस हो जाएगा फिर। चलो कोई नहीं, मैं जूम कर देता हूँ, जब हम उधर पहुँचेंगे तो उधर कर देंगे। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब एकदम सही है। अब सही है इस समय, ठीक है। हाँ तो अनुच्छेद 13 को हमने जाना और न्यायपालिका के पक्ष को जानना। अब हम अनुच्छेद 14 देखेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि अनुच्छेद 14 से तो आपके मूल अधिकारी एक प्रकार से शुरू हो जाते हैं, 14 से लेके जो आपके 32 तक दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। टोटल जो मूल अधिकार हैं वो 12 से लेके 35 तक है, लेकिन अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, और अनुच्छेद 13 में ये बताया गया कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कोई विधि तो उसे न्यायपालिका में जो है चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? अनुच्छेद 14 वो समानता का अधिकार है। ये किसका अधिकार है आपके पास? समानता के अधिकार में तो 14 से लेकर 18 तक आते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 14 में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, ये राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है, चाहे आप अमीर हो या गरीब। आपने देखा होगा कि कानून की जो देवी होती है या वो जो मूर्ति है उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, और फिल्मों में तो ये कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फिल्म में कि ये अंधा कानून है,
उस समय बनी थी। तो वो पट्टी जो उनकी आंखों पे है, ऐसा लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है। तो पट्टी बांधने का आंखों पर यही मतलब है कि जो कानून है, ये संविधान है, ये न्यायपालिका है, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो कानून पे पट्टी का मतलब ये है कि न्यायपालिका की नज़रों में सब समान है। क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया हुआ है। यह राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से मना नहीं करेगा। यानी कि विधियों के समानता का अधिकार तो है, कानून की नज़रों में सब समान है, लेकिन मैंने आपको देखो जब पहला बताया था, जब मैंने बेसिक चीज़ें समझाई थी अधिकारों की, कि कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की नज़रों में सब समान है, लेकिन कानून मतलब विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये है कि समान के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अगर आपके पास परिस्थितियां समान नहीं हैं तो वहाँ अधिकारी या कोई भी अथॉरिटी सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। मैंने वहाँ एक विकलांग व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर समान परिस्थिति है दो लोगों की तो उनके साथ समानता का व्यवहार होगा, और अगर उनकी परिस्थिति असमान है तो फिर वहाँ पर सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, यानी विधियों के समान संरक्षण की बात की जा सकती है। तो कानून की नज़रों में सब समान हैं अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में एक तो यह अधिकार है कि विधि के समक्ष समानता का, कानून की नज़रों में सब समान है, ठीक है नहीं। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और इसका मतलब ये है कि, और विधि के समान संरक्षण का हमने लिया है अमेरिका से। ये सकारात्मक भेदभाव की बात करता है, ठीक है नहीं। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है, समझा देता हूँ इसे। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष, देखो अनुच्छेद 14 में ये दो बातें दी हुई हैं। आर्टिकल 14 पहली बात ये दी हुई है, दूसरी बात ये दी हुई है, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 14 में पहली बात है विधि के समक्ष समानता, मतलब ये ब्रिटिश अवधारणा है, हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसका मतलब ये है कि मतलब आपके पास व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की बात करता है, यानी कि कानून की नज़रों में सब लोग समान हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है नहीं। जो भी आपके पास न्यायालय है उसके तहत सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार, चाहे कोई व्यक्ति आपके पास अमीर है या गरीब है, सभी के साथ न्यायालय समान व्यवहार करेगा, और कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब समान लोगों नहीं, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, ठीक है नहीं। कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं। और ये दूसरा जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण, ये हमने कहाँ से लिया, देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझा रखा है। मतलब ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखो यहाँ अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये अवधारणा कहाँ से ली है, विधियों के समान मतलब समक्ष समता की ब्रिटिश अवधारणा है, विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली हमने, अमेरिका से। तो एक एक क्वेश्चन तो ये बने। और फिर विधियों के समान समक्ष समानता क्या दर्शाता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधियों के समान संरक्षण क्या बात करता है, ये कहता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार हुआ, समान अगर परिस्थितियां हैं तो समान व्यवहार किया जाना चाहिए दो व्यक्तियों के अंदर, दो व्यक्तियों के अंतर्गत, ठीक है नहीं। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में जो है समान परिस्थिति में समान व्यवहार होना चाहिए, यानी दो व्यक्ति की अगर परिस्थितियां समान है तभी उनके साथ समान व्यवहार हो। अगर उनकी परिस्थितियां समान नहीं है तो फिर आपके पास कोई अगर अथॉरिटी किसी एक के साथ भेदभाव कर देती है तो वो कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में न्यायालय नहीं जा सकता, या वो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, यानी कि नियम या बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार, ठीक
ठीक है नहीं। परिस्थितियाँ अगर समान है तो सेम परिस्थितियों में सेम व्यवहार होना चाहिए। अगर परिस्थिति सपोज करो राशन की दुकान पर आप जाते हो राशन लेने, और एक बेचारा आपके गांव में ही एक महिला ऐसी वो बीमार है, आप भी महिला हो और वो भी महिला है, वो बीमार है, उससे मतलब लाइन में नहीं लगा जा सकता। तो जो डीलर होता है उसने क्या काम किया, पहला उस महिला को बुलाकर उसे राशन दे दिया, और आप लगे हुए लाइन में काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, तो आप डीलर से लड़ोगे कि आपने इसे क्यों दे दिया, ये बात को महिला आई है और आपने इसे पहले राशन क्यों दिया। तो डीलर आपसे कह सकता है कि भाई आपकी और इनकी परिस्थिति सेम नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे, तो आप डीलर से कहोगे भाई कानून की नज़रों में तो सब समान हैं, कानून तो ये कहता है कि सभी लोग समान हैं, कानून की नज़रों में समानता का व्यवहार होगा, यानी कि हम जैसे हम आपकी नज़रों में वैसी ये भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, ठीक है नहीं, तो हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन डीलर कहेगा नहीं भाई आपकी परिस्थिति अलग है, आप स्वस्थ हो और ये महिला बीमार है, इसलिए मैंने इसे पहले राशन दिया है। तो आप इस बात को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, किस संदर्भ में, कि कानून के समक्ष समानता का अनुच्छेद 14 जो है ये कहता है कानून के समक्ष समानता का व्यवहार, तो हम मेरे साथ और इसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन डीलर जब अगर आप न्यायालय में लेके इन मामले को जाओगे तो डीलर साहब कह देगा तो साहब आर्टिकल जो 14 है उसमें विधियों के समान संरक्षण की भी बात की गई है, यानी कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार की बात की गई है। क्योंकि ये इन दोनों की परिस्थितियां समान नहीं हैं, क्योंकि वो बीमार है ये स्वस्थ हैं, लिहाजा मैं इनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव तो यही तो है अगर केवल आपके पास ये महिला भी स्वस्थ होती और डीलर इसे पहले राशन दे देता तो वो सकारात्मक भेदभाव नहीं होता। सकारात्मक भेदभाव इसे ही कहते हैं कि दोनों की परिस्थिति में भिन्नता होना, और उसमें फिर तुम भेदभाव कर रहे हो तो वो सकारात्मक भेदभाव है। तो कानून के समक्ष लोग मतलब समानता तो है, लेकिन समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने की भी, यानी विधियों के समान संरक्षण की बात है, और कोई भी अथॉरिटी सकारात्मक व्यवहार कर सकती है। क्लियर हुआ अब ये? क्यों भाई? ठीक है। उसके बाद है मूल अधिकार सभी व्यक्तियों, चाहे वो भारत का ना, ये जो अनुच्छेद 14 है ये सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे आप भारत के नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए जो अधिकार है वो दिया हुआ है। इसमें जो विधिक व्यक्ति है, यानी कोई कंपनी है, संवैधानिक कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है नहीं, पर कोई पंजीकृत संस्था है तो उसे विधिक व्यक्ति बोलते हैं, या कोई अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति है, वो सब शामिल हैं इस अनुच्छेद में, ठीक है नहीं। इसमें जो ये अधिकार है समान मतलब आपके पास कानून के समक्ष सब समानता का जो अधिकार है वो नागरिकों को भी मिला है, भारत के विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, और विधिक व्यक्ति जिसमें कंपनियां, रजिस्टर्ड निगम हैं, कंपनियां हैं, या कोई पंजीकृत संस्थाएं हैं, वो सारी भी काउंट होती हैं, ठीक है। एक आपके पास ये विचारक हुए हैं AB डायसी, इन्होंने ये कहा कि विधि के समक्ष जो समानता का विचार है वो विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। विधि के शासन का मतलब कानून का शासन। कानून, जब हम कहीं बात कानून के शासन की करते हैं तो वहाँ फिर विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा ही होगा, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं विधि के समक्ष समानता के, कुछ अपवाद हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति या भारत का राज्यपाल या कोई विदेशी राजनयिक, ठीक है नहीं, विदेशी संप्रभु का मतलब कोई विदेशी सरकार, ठीक है नहीं, या राजनयिक या UN का कोई, मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन संस्थाओं को विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब इन संस्थाओं पे ये समानता वाला जो अधिकार है वो लागू नहीं होता,
क्योंकि आपके पास राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। जब तक वो पद पर है तब तक उसके खिलाफ जो है कोई उस मुकदमा नहीं चल सकता, उसके कार्य कार्यों को जो है असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता जो उसने कार्य किए हैं। तो मतलब राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कई पावर मिली हुई है विधि के समक्ष समानता के विरुद्ध। तो ये अपवाद है और यहीं यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन विधि के समक्ष समता के अपवाद स्वरूप हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ या विदेशी राजनयिक, इस टाइप से कह देगा। तो ये बना क्वेश्चन कि नहीं? ठीक है, तो पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, आईएएस में ही बन जाता है। सिंपल आ रही बात समझ में? हाँ, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सब विधि के समक्ष समता के अपवाद हैं, ठीक है नहीं, या किन व्यक्तियों पर विधि के समान समता का नियम लागू नहीं होता, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से उसके बाद हम देखेंगे 14 हो गया अपना आर्टिकल। आर्टिकल अब 15 देखेंगे। आर्टिकल उससे पहले भी और चीज़ें हैं, जैसे ये उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद जो 3/31 गया है और को अनुच्छेद 14 पर वरीयता दी है। 31 गए मैंने आपको पढ़ाया था अभी पीछे। 31 गए क्या था कि अगर कोई भी केंद्र सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून लाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये कानून जो है वो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जैसे मान लो सरकार भूमि सुधार कानून लेकर आई, ठीक है नहीं, या अन्य कोई कानून गवर्नमेंट लाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए, तो उसे अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक भेदभाव है। अगर मान लो सरकार कानून ले आती है कि महिला को पुरुष के समान वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है नहीं, तो ये राज्य का नीति निर्देशित तत्व है और गवर्नमेंट इसे लागू करने के लिए अगर कानून लाती है, वैसे तो लागू है ही, सरकारी संस्थाओं में तो है ही, अगर पोस्ट सेम है तो सेम ही वेतन मिलेगा। लेकिन इस अगर गवर्नमेंट मान लो इससे कानून लेकर आई है तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, ठीक है नहीं, कि हमारा जो है समानता का अधिकार वो प्रभावित होता है। या फिर आपके पास गवर्नमेंट जो है कोई अन्य रूल लेकर आती है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उस मतलब उन्हें फॉलो कराने के लिए, तो फिर उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कहने का मतलब यही है, ठीक है नहीं। तो हम क्या सीखे? हम ये सीखे अनुच्छेद 31 गए को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, या अनुच्छेद 31 गए को अनुच्छेद 14 पर वरीयता प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास। और देखो आगे हम इसमें जानेंगे और अगला पॉइंट है अनुच्छेद 361। ये बात तुम्हारी समझ में आई सिंपी? ये वाली बात जो मैंने ऊपर बताई, ये अनुच्छेद 31 गए वाली। 31 गए में ये दिया हुआ है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अगर उन्हें लागू करने के लिए सरकार कोई कानून लाती है तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14 के आधार पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है नहीं। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता, मान लो सरकार कोई कानून लेकर आ गई, सरकार ने ये कह दिया, सपोज करो अभी बताता हूँ, सरकार कानून लेकर आई
महिलाओं के विकास के लिए कि महिलाओं को जो है मातृत्व जो है महिलाओं को माता तक का जो है 1 साल का दे दिया जाएगा। तो पुरुष जो है अनुच्छेद 14 को आधार बनाकर न्यायालय नहीं जा सकते। पुरुष ये कह देगा कि हाँ साहब हम हैं तो कानून की नज़रों में तो सब समान ही हैं, ठीक है नहीं, तो जॉब तो हम भी करते हैं, जॉब ये भी कर रही हैं, तो इन्हें 1 साल का क्यों मिल रहा है। तो इस आधार पर लेकर जो है न्यायालय में नहीं जा सकता अनुच्छेद 14 के आधार पर, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं, ठीक है। और सरकार उसे लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो आप न्यायालय में उसे आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। उसके बाद एक अनुच्छेद 361 है। 361 क्या है, ये क्या कहता है, ये संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही का जो प्रकाशन का संरक्षण करता है। यानी कि राज्य जो संसद है या राज्य के जो विधानमंडल हैं वहाँ पर जो भी कार्रवाई चल रही है उसका जो है प्रकाशन नहीं किया जा सकता, अखबार में उसे नहीं छापा जा सकता, ठीक है नहीं। अगर कोई व्यक्ति, इसे बंद कीजिए आप अपने माइक को, अगर कोई व्यक्ति, माइक को बंद कर दीजिए सिंपली, हाँ वॉइस तो आ रही है। अगर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका की किसी भी सत्र की कार्यवाही को से संबंधित कोई भी विषय वस्तु है, समाचार पत्र में उसे छापता है, प्रकाशन करता है, तो उस पर जो है किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यानी कि आपके पास ये रिपोर्टर जो लोग हैं उन्हें ये संरक्षण मिला हुआ है कि अगर कोई विधानमंडल की कार्यवाही को या फिर संसद की किसी कार्यवाही को, सत्र की कार्यवाही से संबंधित कोई भी विषय है, कोई भी बात है, अगर समाचार पत्रों में कोई रिपोर्टर छाप देता है तो उस पर किसी प्रकार का मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता, ठीक है नहीं। तो ये समानता के अधिकार पर क्या है, एक प्रकार का संरक्षण है कि अगर मान लो कोई रिपोर्टर है संसद में, दो आप कह रहे थे ना कि एक बार से जो संसद में कितना हल्ला मचाते रहते हैं लोग, है ना, अगर कोई रिपोर्टर इस कार्रवाई को छाप दे कि संसद में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे कार्रवाई की, तो फिर कोई मतलब आपके पास कानून के समक्ष समानता कि साहब कानून की नज़रों में सब समान है, ठीक है नहीं, उस आधार पर जो है उसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 361 कह के तहत जो है उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि उस पर कोई, अगर वो कोई छाप देता है तो दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता, ठीक है नहीं। एक आपके पास ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ये रिपोर्टरों को मिला हुआ है, और ये जो 105 है ये किसे मिला हुआ है, सांसदों को, और एक अनुच्छेद 194 ये मिला हुआ है विधायकों को। ये अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं, राष्ट्रपति वाला मामला, ठीक है नहीं, राज्यपाल का, विदेशी राजदूतों का, ठीक है, ये अपवाद हैं, इन पर ये समानता का नियम लागू नहीं होता। जैसे रिपोर्टर जो है वो कार्रवाई को छाप सकता है लेकिन और कोई व्यक्ति नहीं छाप सकता, तो और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई ये भी रिपोर्टर है, ये भी और हम भी, तो हम क्यों नहीं छाप सकते, ठीक है नहीं। क्योंकि समाचार पत्र में अगर किसी ने आपके पास, रिपोर्टर का मतलब ये होता है कोई जो व्यक्ति, मतलब समाचार पत्र में अगर कोई प्रकाशन हो जाता है तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा, ये प्रकाश जो प्रकाशक होते हैं उन्हें छूट है एक प्रकार से। अनुच्छेद जो 105 है वो सांसद, जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कई सारे विशेष अधिकार देता है। जैसे संसद में वो जो कुछ भी बोलते हैं उस पर कोई भी न्यायालय में केस दर्ज नहीं हो सकता। जो आप कहते हैं ना हल्ला जो मचाते हैं, अगर किसी सांसद ने संसद में कुछ बोल दिया तो उसकी बोली गई बात को लेकर न्यायालय में कोई वो नहीं डाल सकते, मतलब आपके पास रिपोर्ट वगैरह नहीं, कोई याचिका नहीं डाल सकते।
क्योंकि उसे ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वो सत्र के दौरान अपनी बात को स्वतंत्रतापूर्वक रख सके। तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आम व्यक्ति को नहीं है ये अधिकार, लेकिन उन लोगों को है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 361 के, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद ये 31 गए, राष्ट्रपति, मतलब राज्यपाल, ये सारे समानता के अधिकार का अपवाद हैं, क्योंकि इन्हें समानता के अधिकार, इन्हें विशेष छूट मिली हुई है इन लोगों को। आ रही बात समझ में? उसके बाद अनुच्छेद 194, ये राज्य विधायिका के सदस्यों को जो है अपनी विधायिका में स्वतंत्रता पूर्वक बात रखने का अधिकार है, ठीक है नहीं। तो ये अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा, और अनुच्छेद 14 के जो अपवाद हैं वो हमने पढ़े। अब हम अनुच्छेद जो है 15 को देखेंगे। अनुच्छेद 15 जो है ये यानी कि आपके पास भेदभाव का विरोध करता है, विभिन्न आधारों पर जो भेदभाव होता है उसका विरोध करता है। इसमें बताया गया है कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 है, याद रख लेना, कभी कभी आ जाता है ये कि अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 है। और यह जो अधिकार है वो केवल भारत के नागरिक, यह प्रावधान जो है निजी व्यक्ति, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी कि राज्य के खिलाफ भी यही अधिकार और निजी व्यक्ति के। और ये जो अधिकार है केवल भारत के नागरिक को है, केवल भारत के नागरिक को, भारत के नागरिक को। अरे ये बंद कीजिए आप इसे माइक को। केवल भारत के नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है नहीं, विदेशी नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15 3 और 4 देश में आरक्षण का आधार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो देश में आरक्षण दिया हुआ है वो सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया हुआ है, ठीक है नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, कि ये जो वर्ग है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है कि विभेद से प्रतिषेध, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ। इस नियम के 4 अपवाद भी हैं, जैसे राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ जो आपके पास अनुच्छेद 15 है उसका आपके पास अपवाद भी है। उसका अपवाद यही है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। एक बार दोबारा इसे देख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो जैसे अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राज्य के साथ कोई भी जो निजी कंपनी है या कोई भी निजी व्यक्ति हैं उन दोनों के द्वारा भेदभाव पर ये रोक लगाता है, यानी कोई भी आपके पास दुकानें हैं या कोई भी सार्वजनिक आपके पास स्थान है, होटल है, मनोरंजन है, तो कहीं आप होटल में जाते हो तो आप पे जाति, धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर। तो ये अनुच्छेद 15(2) कहता है ये वाली बात, 15(2), यानी कि कोई भी निजी स्थान हो या सार्वजनिक स्थान हो वहाँ पर आपके पास जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि आपके पास अगर राज्य महिलाओं या बच्चों के संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान करता है, ठीक है नहीं, तो उसे भेदभाव का के विरोध में नहीं माना, मतलब उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा, ठीक है नहीं, भेदभाव के प्रतिषेध से इन्हें छूट है।
कि राज्य महिलाओं के लिए बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, मतलब पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के संदर्भ में जो है विशेष उपबंध कर सकता है। तो यही जो अनुच्छेद 15(3) है, यही आधार है आरक्षण का। और यही क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आरक्षण का आधार बना हुआ है। तो 15(3) क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है राज्य में, या सरकार को लग रहा है कि कोई आपके पास वर्ग है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो सरकार उनके हित में या उनके पार्टिसिपेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है ना, ये 15(3) में कहा गया। उसके बाद 15(4) में आपके पास कहा गया है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए शिक्षण संस्था जो है उसमें, या अल्प शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए सरकार नियम बना सकती है। यानी कि अगर ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सरकार विशेष नियम बना सकती है, यानी आरक्षण दे सकती है। ठीक है नहीं? या इसमें एक बात और जोड़ दी गई है, अगर कोई नागरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए भी सरकार उसकी उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है, जो अभी EWS वाला सिस्टम हुआ है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात है। तो ये अनुच्छेद 15(4) में है। ठीक है, और ये बात समझे, ये बात अभी जोड़ी है, ये नहीं जोड़ी है बात कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद जो 16 है वो 5(6) है। उसमें क्या कहा गया है? 5(5) में तो ये कहा गया है आपके पास, ये जो 93 इसके अपवाद दे रखे हैं। अनुच्छेद 15 के जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं? 93 जो संविधान संशोधन अधिनियम में जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, ठीक है ना, उनमें जो प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था है, उसे अधिनियम 2006 में जो IIT या केंद्र के जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनुच्छेद 15 जो है वो इसका अपवाद है। में अपवाद ये दिया हुआ है कि 93 संविधान संशोधन हुआ और जो भी केंद्र के स्कूल हैं, IIT है या और केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है नहीं? उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए भी आपके पास 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये बात जोड़ दी गई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए भी जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है नहीं? ये जो आपके पास अपवाद है 15(6) के अपवाद स्वरूप ये चीज़ें जोड़ दी गई। अभी नया आर्टिकल जोड़ा ये वाली चीज़, OBC का आरक्षण की भी जो व्यवस्था है इसमें 15(6) में ये जो 15(6) में OBC के आरक्षण की व्यवस्था है इसमें ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वाला जो है 2019 में जुड़ा है ये। ठीक है, तो हमने 15 पढ़ा, 15 के जो अपवाद स्वरूप है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वो पढ़ा, और आरक्षण का जो आधार है वो 15(4) है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति विशेष वर्ग को जो लोगों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात है। तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए भी मतलब आरक्षण की प्रावधान है। ठीक है नहीं? उसके बाद हम आगे देखेंगे ये सारी चीज़
ये जो मैंने गोल किए हैं ये अपने आप में क्वेश्चन है। 103 मतलब ये 103वां संविधान संशोधन याद रखना, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सेक्शन वर्ग से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे अब अनुच्छेद 16, या और इसमें एक दो कुछ प्रावधान है क्या, देखो अब अनुच्छेद 16 देखेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में जो है नागरिकों के लिए समान, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि सभी लोग जो है सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, उसकी जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान, देखो यहाँ एक चीज़ जोड़ दी, संप्रदाय। ऊपर 15 में 5 थी, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, यहाँ संप्रदाय जोड़ दिया गया है। या फिर निवास स्थान की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस आधार पर आपके पास भेदभाव नहीं किया जाएगा रोजगार के संदर्भ में। यानी कि आपके पास कोई भी व्यक्ति है वो सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें आवेदन कर सकता है। इन आधारों पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के नहीं हो, या आप इस जाति के नहीं हो, या आपका लिंग ये है, या आपका वंश ये है, इस टाइप से। ठीक है नहीं। इसके 4 अपवाद भी हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? एक तो यही है कि संसद जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर स्थानीय प्राधिकरण या फिर उन अन्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए जो निवास संबंधी शर्त है उसका उल्लेख कर सकती है। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि संसद कुछ राज्यों में निवास मतलब सरकारी नौकरी में उस राज्य की निवास संबंधी प्रावधान कर सकती है। ठीक है नहीं। या फिर आपके पास कोई राज्य कोई पिछड़ा वर्ग है उसके पक्ष में जो है नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई कदम राज्य उठा सकता है यदि राज्य सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी राज्य सेवाओं में अगर उस जाति का या उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़े वर्ग का, तो फिर राज्य उसके पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये अपवाद है, क्योंकि भाई लोक नियोजन में समता का मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में सभी लोगों के लिए समान अवसर हैं। लेकिन राज्य ये अपवाद है, राज्य ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। विधि के अनुरूप कोई अगर संस्था है, ठीक है नहीं, कोई किसी धर्म से या संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका जो कार्यकारी परिषद के सदस्य है की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जाएगी। यानी या इसे चलाने वाली जो संस्था है उसके जो सदस्य हैं या यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति धार्मिक आधार पर करने की छूट होगी। ठीक है नहीं। कोई भी आप मान लो बुद्ध धर्म से संबंधित कोई संस्था है तो वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपके पास वही लोग होंगे जिन्हें बौद्ध दर्शन का ज्ञान होगा, या वो बौद्ध दर्शन मतलब बौद्ध होंगे। ऐसा प्रावधान किया जा सकता है धार्मिक संस्थाओं के या किसी संप्रदाय से संबंधित संस्थाओं के संदर्भ में। उसके बाद राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाला नागरिक की नियुक्ति के संदर्भ में आरक्षण प्रावधान करने की पूरी छूट है। यानी राज्य ने कहा कि 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी है कि सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण होगा। यहाँ तक बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? हम अनुच्छेद 14, 15, 16 इन 4 को कर चुके हैं। अब 17वां अनुच्छेद होगा अपना, जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। क्लियर हुआ सिंपी? नींद आ रही है? अब देखो अनुच्छेद 17 क्या है। अनुच्छेद जो 17 है, नींद वगैरह आए तो बता देना, तभी अपना जो है लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। अस्पष्टता का जो अंत, मेरी कोशिश तो यही है कि आज मैं मैक्सिमम आरटी के लिए आपका मूल अधिकार कंप्लीट कर लूँ। ठीक है नहीं।
अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये भारत में आपके पास अस्पृश्यता का जो अपराध अधिनियम है 1955, ये ध्यान कर लेना, जिसे 1976 में संशोधित किया गया था, और एक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना दिया गया है। इसके तहत ये जो है किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को का प्रतिषेध करता है, ठीक है नहीं। हालांकि संविधान में अस्पृश्यता वर्ड को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, या इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता कौन कौन सी अस्पृश्यता। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और अस्पृश्यता का जो अस्पृश्यता जो वर्ड है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित है ना अधिनियम में। और अस्पृश्यता पर प्रतिषेध के लिए ये जो अधिनियम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसे संशोधित कर दिया गया और नया एक कानून बना दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब इसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का जो है क्या करता है, व्यवहार करता है किसी के साथ। तो अब यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, याद रख लोगे इसे, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद जो 17 है उसके मामले में ये कहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि अनुच्छेद अस्पृश्यता वर्ड वर्णित तो नहीं है, लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय ने ये कहा इसके अर्थ को कि इसके जो है व्याकरणिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए इसे, क्योंकि यह जो है ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ वर्ड है, और यह जो आपके पास कुछ जो वर्ग ऐसे हैं समाज में उन पर सामाजिक निर्योग्यता थोप दी गई है, यानी कि उनका काम बांट दिया गया है कि जो बेचारे सफाई कर्मी हैं उनका काम घरों में या सड़कों की सफाई करना है। आपने देखा होगा जो वाल्मीकि समाज है उसे लोग जो है उस दृष्टि से देखते थे कि इनका काम जो है गंदे नाले को साफ करना है या गंदगी को साफ करना है, उसी दृष्टि से उसे देखा जाता था, और उनके साथ लोग जो है एक अस्पृश्यता का भेदभाव करते थे। तो अनुच्छेद अगर मान लो तुम किसी के साथ इस टाइप से अस्पृश्यता का उसे भेदभाव करते हो तो वो फिर अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा और वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। जैसे कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है नहीं, अगर वो कोई काम कर देते हैं ऐसा, या फिर उनकी धार्मिक सेवाएं का बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है नहीं, इनका जबकि कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से इनका बहिष्कार नहीं किया गया है। यानी कि वो कहना चाह रहा है ये जो मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है ना अस्पृश्यता, ये ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकल रूप से जो है डेवलप हुआ है, और इसके आधार पर जो सामाजिक निर्योग्यता है वो थोप दी गई है कुछ लोगों पर, जबकि कुछ व्यक्तियों के जो सामाजिक बहिष्कार हैं या धार्मिक सेवाओं आदि से जो है उन्हें निकाला नहीं गया है, बहिष्कार नहीं किया गया, उनका समाज से निकाला नहीं गया उन्हें, बल्कि उनका काम निर्धारित कर दिया कि तुम्हारा काम गंदगी को उठाना है, ठीक है नहीं। तो उनके प्रति लोगों के मन में जो है एक अस्पृश्यता की भावना पैदा हुई। तो इस अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए, इसे ये भी क्या लिखते हैं, विशेषाधिकारों की समाप्ति। यानी किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की बात की गई। क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो कई प्रकार की उपाधियाँ बांटी जाती थी, जिससे समाज में जो है समानता रहती थी, ठीक है नहीं, जिससे आपके पास
जैसे किसी को राय बहादुर कह दिया, किसी को आपके पास महाराज कह दिया, ठीक है नहीं, या कोई अन्य उपाधि दी, जैसे गांधी जी को भी एक उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, गांधी जी ने फिर बात को से लौटा दिया था। केसर हिंद भी आपके पास उपाधि थी एक। तो इस टाइप की जो अंग्रेज उपाधियाँ बांटते थे, उससे क्या है, सोशल फैब्रिक में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, भेदभाव देखने को मिलता था। तो इन सारे विशेषाधिकारों को, क्योंकि ये जो उपाधियाँ हैं वो विशेषाधिकारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इन सारी उपाधियों को या विशेषाधिकारों को हनन करने के लिए या समाप्ति के लिए कौन सा आपके पास अनुच्छेद आया, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई, ठीक है नहीं। और इसमें कहा गया कि यह राज्य के कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह भारत का नागरिक है या फिर विदेशी है, राज्य का कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, किसी भी उपाधि, चाहे वो शैक्षणिक उपाधि हो या फिर आपके पास सैन्य उपाधि या कोई शैक्षणिक सम्मान, बस इसे ही प्रदान कर, मतलब आपके पास प्रदान करने का निषेध करता है। यानी भारत का कोई व्यक्ति है, भारत का कोई नागरिक है या कोई विदेशी नागरिक है, वो कोई भी आपके पास उपाधि नहीं ले सकता या अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। केवल या तो सैनिक, जो सैनिक उपाधि मिलती हैं, जो अशोक चक्र वगैरह हैं, ठीक है नहीं, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो उपाधि मिलती हैं, केवल उन्हीं का यूज कर सकता है। यानी कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है क्योंकि पढ़ाई से संबंधित वो उपाधि है, ठीक है नहीं, या फिर सेना का जो अधिकारी है जिसे वो मेडल मिला है, वो अपने नाम के आगे लगा सकता है कि ये अशोक चक्र, मतलब आपके पास अशोक चक्र विजेता है, ठीक है ना, इस टाइप का। ये नाम जिसे भारत रत्न मिलता है तो वो भी अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता। ये जो अनुच्छेद है वो इन सारी उपाधियों का एक प्रकार से निषेध करता है, प्रतिषेध करता है, केवल सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर, ठीक है। अगर कोई भारत का नागरिक विदेशों से उपाधि लेता है, कोई पुरस्कार लेता है या उपाधि लेता है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी, ठीक है नहीं, ये भी एक बात है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यानी कि भारत के नागरिक को कोई विदेशी राज्य से अगर उपाधि लेनी है, ठीक है नहीं, तो वो मतलब राष्ट्रपति की उसे सहमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है वो निषेध है उपाधि, ठीक है नहीं। यानी कि यह भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि लेने का निषेध करता है। अगर वो उपाधि लेता है तो उसे पहले सरकार को, राष्ट्रपति को इन्हें बताना होगा। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्म श्री की ही संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया कि ये जो पुरस्कार हैं ये ठीक है, ये विशेषाधिकार वाले पुरस्कार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि नाम के आगे ये वर्ड यूज नहीं होंगे। किसी के जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो नाम की उन्हें ये नहीं कहा जाता कि भारत लीप, ये नहीं लिखा जाता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नाम के आगे इन वर्डों का यूज नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने 1996 में माना है कि ये उपाधि जो है उन्हें संवैधानिक वैधता है, ठीक है नहीं, ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है उपाधि। अगर अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होती तो फिर कोर्ट इन्हें जो है ख़त्म कर देती, समाप्त कर देती। न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो पुरस्कार हैं एवं सम्मान अनुच्छेद 18 के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं है, ठीक है नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किए जाना नहीं चाहिए। यानी कि वही बात, यानी भारत रत्न और पद्म विभूषण ये जो हैं, अगर ये किसी व्यक्ति को मिला है तो वो अपने नाम के ना तो आगे ना पीछे, ठीक है नहीं, इनका यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा ही वो यूज़ करता है तो फिर उसे ये पुरस्कार क्या करना होगा, वापस देना होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ भैया कि ये जो अनुच्छेद 18 जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है
कि अगर कोई व्यक्ति भारत रत्न वगैरह अपने नाम के आगे पीछे यूज नहीं कर सकता। और ये 18 19 वो जो अनुच्छेद 18 है उसका उल्लंघन नहीं है। अब ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भारत में उपाधियों के अंत के संदर्भ में दिए गए या भारतीय संविधान में उपाधियों के अंत के या उपाधियों के अंत के संदर्भ में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए कि इसके अंतर्गत कोई भारत का नागरिक विदेशों से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण इस मतलब जो विशेषाधिकारों का जो आपके पास प्रावधान है 18 अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है नहीं, इस टाइप से वो कथन बना कर दे देगा। और पीसीएस में तो पूछ लेगा सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, या पद्म भूषण की जगह अर्जुन पुरस्कार डाल देगा। ठीक है नहीं, गलत करा देगा। तो ये भी याद रखना, 4 पुरस्कार हैं ये, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन्हें आपके पास छूट मिली हुई है अनुच्छेद 18 से। राज्य के तहत कोई भी लाभ है या विश्वास का पद है, उसे धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति है, यानी कि जो राज्य की सेवा में है कोई व्यक्ति, वो विदेशी राज्य से या फिर उसके अधीन कोई अन्य भेंट है या पुरस्कार है, वो केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही लेगा। राष्ट्रपति की बिना सहमति के उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर हुआ ये? माइक बंद कीजिए आप अपना जरा। ये समझ में आया? बताइए आगे फिर कराएं क्लास क्या? हाँ, अब अनुच्छेद जो है 19 देखो। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और कितने प्रकार के क्या क्या समझा नहीं? 18 है अभी, समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ, अभी तो अनुच्छेद 19 शुरू हुआ है, 32 है। ठीक है नहीं, अनुच्छेद जो 19 है उसके तहत जो है 6 प्रकार का सुरक्षा दी हुई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। कौन कौन सी आपके पास? पहली, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपनी बात रखने का की स्वतंत्रता है। ठीक है नहीं। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। यह अनुच्छेद, ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर कोई सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। तो सहकारी बनाने की जो संस्था है, मतलब सहकारी संस्था बनाने की जो स्वतंत्रता है, वो आपका एक मूल अधिकार है। संघ बनाने की या सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हो, इस चीज़ की आपको स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप रह सकते हो। ठीक है नहीं। कोई भी वृत्ति यानी व्यापार, वृत्ति का मतलब व्यापार, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। उपजीविका यानी कि जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो यह अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है नहीं। ये जो 6 अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 19 में, इनकी रक्षा केवल किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। ठीक है नहीं। ये जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, अधिकार हैं, वो राज्य के विरुद्ध है, किसी निजी मामले के विरुद्ध नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप निजी कंपनी के खिलाफ जाके कोर्ट में चले जाओ, नहीं, ये सरकार के खिलाफ है। ठीक है नहीं। ये
अधिकार जो है केवल नागरिक और कंपनी शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी नागरिक के लिए। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है वो केवल भारतीय नागरिक को या फिर कोई विधिक व्यक्ति, यहाँ कंपनी की जगह विधिक व्यक्ति वर्ड भी यूज हो जाता है, विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति केवल उसे ही प्राप्त है। ये आर्टिकल 19, ठीक है, और आर्टिकल 15 भी। 15 तो केवल भारत के नागरिक को है, 15 और विधिक व्यक्ति को। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये केवल भारत के नागरिक को या कोई विधिक व्यक्ति को है भारत में, विदेशी या विदेशी कंपनी को नहीं है। कोई न विदेशी और न कानूनी लोगों जैसे कोई कंपनी है, परिषद है, उन्हें प्राप्त नहीं है। कंपनी के देखो यहाँ, सॉरी मैं कुछ थोड़ा आपको एक बार समझा देता हूँ। भारत के नागरिकों को है, कंपनी के शेयर धारकों को है, क्योंकि जो कंपनी में शेयर धारक हैं वो भारत नागरिक ही होंगे भारत के, ठीक है नहीं, विदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें अधिकार है, कंपनी को नहीं है, ना किसी परिषद को है। कंपनी के शेयर धारकों को और भारत के जो नागरिक हैं उन्हें केवल। ये थोड़ा सा समझ लेना, इसमें करेक्शन कर लेना, मैंने हो सकता है कंपनी बोल दिया था शुरू में, तो कंपनी के शेयर धारकों को है, ठीक है, कंपनी को नहीं है, ना परिषद को है, ना विदेशी नागरिकों को है। ये जो 6 अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये अधिकार जो स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं वो ऐसा नहीं है कि ये मतलब एब्सोल्यूट हैं, स्वैच्छिक हैं, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन पर युक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन, जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें 7 मूल अधिकार थे। एक 31वां अधिकार, सॉरी अनुच्छेद जो 19 है उसमें 7 अधिकार थे, ठीक है नहीं, जिसमें आपके पास 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का जो अधिकार है वो भी 19 के अंतर्गत ही था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है, और उसे अब अनुच्छेद 300 के तहत जो है संविधान के भाग 12 में एक कानूनी संवैधानिक अधिकार के रूप में संलग्न किया है। संवैधानिक अधिकार का मतलब संविधान में है वो अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 300 में है वो, ठीक है नहीं, तो संवैधानिक अधिकार तो है ये संपत्ति का अधिकार, लेकिन मूल अधिकार नहीं, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया बजाय मूल अधिकार के। उसके बाद एक आता है अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, पहला आपके पास। अब इसे जो है थोड़ा सा डिस्कस किया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो 19 में पहला अधिकार है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 19 में जो 6 अधिकार थे उसमें पहले वाला अधिकार डिस्कस कर रहे हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यही है कि आपके पास न्यायालय ने आपको बोलने के और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता दी है, ठीक है नहीं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, एक मिनट रुकिए, ये जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में निम्नलिखित कौन कौन सी बातें शामिल हैं। देखो कि आपके पास किसी आपराधिक जो कार्य है, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य करने के लिए विवश करना, और सरकार उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्ति हेतु प्रयोग धमकाना, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो तो एक काम कीजिए फिर, जब तुम चलो तो एक काम कर लेते हैं, ये जो 19 है आर्टिकल यहाँ से कल मतलब दूसरे लेक्चर में करा देंगे, ठीक है नहीं,
क्योंकि अभी तो काफ़ी बड़ा प्रावधान नहीं है मूल अधिकार का। मूल अधिकार अगर हो जाएगा तो आपको काफ़ी जो है पोर्शन हो जाएगा, फिर संसद एक है बड़ा पोर्शन। तो ठीक है, फिर ये 19 वाला जो 19 से आगे जो आर्टिकल हैं वो हम कल करा देंगे, ठीक है। कितने बजे फोन करें सर, 6 बजे? आज के लिए हाँ केवल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मेरी कोशिश, ये सारे जो कंटेंट आपको फ्री है, और मेरी कोशिश ये है कि आपकी नॉलेज को कैसे जो है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, ठीक है। नहीं, जो मुझे मुझे नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है अच्छा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आगे बढ़ाइए संस्था को। संस्था आगे जाएगी तो भाई मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है मूल अधिकार में, हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे या क्लास करेंगे। जो अनुच्छेद आपका 19 है उससे लेकर आगे तक के मूल अधिकारों को हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।